Hello guys, welcome back to my channel again, and today we are going to start the next part of straight line. जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में जाना, स्लोप के बारे में जाना, इंटरेस्ट और स्लोप फॉर्मूला के बारे में जाना, और साथ ही में स्लोप्स के एंगल्स कैसे निकालते हैं जब एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती हैं या लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन एक्सरसाइज को करने से पहले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है और 10th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 हम पूरी डिस्कस करेंगे। उसको करने के लिए कुछ बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस फ़ॉर्मूला, सेक्शन फ़ॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, मतलब पॉइंट्स गिवन होते हैं, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, सेक्शन फ़ॉर्मूला, रेशियो फ़ॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला, उनको एक बार हम शॉर्ट में गो थ्रू करेंगे, उन सारे फ़ॉर्मूलाज़ को क्विक रिवाइज़ करेंगे। मैं सारे फ़ॉर्मूलाज़ को नोट डाउन कराऊँगा, आपको बस ऐड करना है अपने नोट्स में और रिवाइज़ करना है। उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज़ पे मूव करेंगे और एक्सरसाइज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज़ को करने के लिए कुछ फ़ॉर्मूलाज़ का यूज़ होगा यहाँ से, जो आपने पहले पढ़े थे 10th क्लास में। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी में हम एक्सरसाइज़ डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द लेक्चर। एंड सबसे पहले आपको जो फ़ॉर्मूला करना है लर्न, वो है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला, क्योंकि ये बेसिक फ़ॉर्मूला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फ़ॉर्मूला, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला, फिर सेंटरोइड फ़ॉर्मूला। सारी चीज़ें हम आपको बताते जाएँगे क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे एक्सप्लेनेशन, इन पॉइंट्स को क्यों ऐसे बोलते हैं और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है और कैसे इनको निकाला जाता है। साथ में छोटे-मोटे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे और फिर हम सीधे एक्सरसाइज़ पे मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन की। क्योंकि आपने स्लोप के बारे में जान लिया, स्लोप फॉर्मूला के बारे में जान लिया और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स या 2 स्लोप्स कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम धीरे-धीरे चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बट अभी ये बेसिक है, इसके बाद एक्सेस ज़रूरी है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि स्लोप फॉर्म के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म आता है और फिर एक साथ हम कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिगिन करते हैं बड़े लेक्चर को डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। अब आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th क्लास में, होता क्या है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है पहले तो ये जानो। मान लो कि ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को इस वाले कोऑर्डिनेट को बोल दिया x1 y1 और इस दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को बोल दिया आपने x2 y2। ये अभी हम 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, 2 एक्सिस पे, हमने 2 कोऑर्डिनेट लिए, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो एक पे x1 y1 पोजीशन हो गई और दूसरे पे x2 y2 पोजीशन हो गई। हम यहाँ पे x1 y1 z1 भी ले सकते हैं, x2 y2 z3 z2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 फॉर्मेट में भी बात कर सकते हैं, मतलब ऑक्टेंट, जैसे हम उन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब 2 होते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जब 3 हो जाते हैं x y z तो हम उसे ऑक्टेंट बोल देते हैं, ऑक्टेंट। तो ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो उस कोऑर्डिनेट को हम डिस्कस करेंगे कि एक्स वाई जेड क्या होगा। तो उसके उसमें 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है, 3 एक्सिस आ जाती है, एक्स एक्सिस आ जाती है, वाई एक्सिस आती है और जेड एक्सिस आती है। लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 एक्सिस में बात करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मान लो ये आपको लाइन गिवन है और इस पे आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपसे पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, मतलब आपको इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से इस पॉइंट तक जो लाइन का डिस्टेंस होगा डी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालोगे उस डिस्टेंस डी को, कैसे निकालोगे, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है, उसी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया है। डी इज इक्वल टू इन द अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट में, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आप इससे किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, जब आपको कोऑर्डिनेट्स क्या हो, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो। और जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो। जब आप कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर। अब मान लेते हैं बेटा, इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं एक और पॉइंट एक्स ऐड कर देता हूँ। मान लो कि मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब मेरे पास x1 गिवन है, मेरे पास y1 गिवन है, मेरे पास z1 गिवन है। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, ये पोर्शन दिया हुआ है, ऑक्टेंट वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है x2 y2 z2। अब आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये d डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या होगा। तो अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो फॉर्मेट वही रहेगा बेटा, फॉर्मेट वही रहेगा। बस क्या चेंज होगा देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तब ये बन जाएगा। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है कि होता क्या है।
तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सिर्फ आपको लर्न करना है, इसके यूज होंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में है, उसमें आपको ये यूज होगा और यूज आप करोगे। इसको जानना जरूरी है और इसको लर्न करना है आपको। मैं बेसिकली आपको ये वाला पॉइंट फॉर्मूला लर्न रखना है, दो कोऑर्डिनेट्स वाला। जब दो पॉइंट्स गिवन हो, जब तीन पॉइंट्स गिवन हो दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। आपको ये लर्न रखना है x माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट में। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, मैंने आपको बताया था एक्स वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एक्स वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं एब्सिसा। एक्स वाले पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, क्योंकि वाई वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे लर्न रखना है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप लर्न कर सकते हो। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको ये लर्न करना है और यूज करना है इस एक्सरसाइज को जब हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूला शॉर्ट में गो थ्रू कर लेते हैं। सो बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, एक लाइन होती है, उस लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं और उस लाइन को बीच में से कोई दूसरी लाइन कट करती है या उस पॉइंट से पास करती है, तो उसमें आपको रेशियो मिल जाता है कि इसको इस रेशियो में बांटा है, इस लाइन को इस रेशियो में काटा है। तो उस रेशियो को हम m/n मान लेते हैं या m1 m2 मान लेते हैं। आप जैसा चाहो वैसा मान सकते हो, mn भी मान सकते हो। जैसे मान लो होता क्या है उसमें, देखो सपोज करो एक लाइन है, इसका ये पॉइंट है x1 y1, ठीक। और इसका ये वाला जो पॉइंट है वो है, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है x2 y2। इसके दो पॉइंट्स आपको गिवन है। सपोज करो आपको दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1, x2 y2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है बेटा। अब होगा क्या कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और एक लाइन ऐसे इसको इंटरसेक्ट करेगी या बाइसेक्ट करेगी इस पॉइंट से, और वो इस लाइन को डिवाइड कर देगी m1 m2 के रेशियो में। दो रेशियो मान ली, या मैं m और n भी मान सकता हूँ, मैं ऐसे m और n भी मान सकता हूँ। ये मैंने दो रेशियो मान ली, m1 m2 के रेशियो में इस लाइन को काट दिया। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो ये रेशियो आया है और यहाँ पे जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसको मान लेते हैं x, y। ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होते हैं कि x, y होंगे क्या। तो इंटरनली जो फॉर्मूला होता है इजी है, बहुत इजीली याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, इधर का अगर रेशियो लोगे तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना है, इधर का रेशियो लोगे तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना है, और इधर का रेशियो लोगे तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना है। अच्छा फॉर्मूला होता क्या है आप ये जान लो। इंटरनली में प्लस होगा, एक्सटर्नली में माइनस आएगा। इंटरनली में आएगा पॉजिटिव, एक्सटर्नली में आएगा माइनस। देखो फॉर्मूला होता क्या है एक्स वाई का, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आ गया x वाला कोऑर्डिनेट, ये आ गया x वाला कोऑर्डिनेट, कॉमा y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 सॉरी m1 आप ले लिया। अब आप क्या लोगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस mx1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली में ये पॉजिटिव होता है, इंटरनली में होता है ये पॉजिटिव, और एक्सटर्नली में यही फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है, बस माइनस का साइन लग जाता है। हुआ क्या कि दो पॉइंट्स थे, एक बीच का कोऑर्डिनेट था x, वहां से एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, रेशियो आया m1 m2 हमने अज्यूम किया है, और उस रेशियो में जब बांटेगी तो x की वैल्यू ये वाला कोऑर्डिनेट होगा और y की वैल्यू ये वाला पोर्शन होगा। तो x, y के आगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। जब m1 लोगे तो x2 लोगे, m2 लोगे तो x1 लोगे। देखो m1 लिया है तो x2 लिया है, m2 लिया है तो x1 लिया है। अब जब y वाले में क्या करोगे, जब m2 लोगे तो y इधर का लोगे y1, m1 लोगे तो y2 इधर का लोगे, नीचे m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2। इंटरनली में क्या होगा, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटरनली में क्या हो जाएगा, इंटरनली में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रेशियो बाहर आ जाता है अंदर की जगह पर। सॉरी एक्सटर्नली में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रेशियो बाहर से बाइसेक्ट करता है, जो लाइन आती है वो बाहर से आती है। तो कोऑर्डिनेट सही रहेंगे, पॉइंट भी यही रहेगा, रेशियो भी यही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x वाला पॉइंट, कॉमा y वाला क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्सटर्नली। बस डिफरेंस क्या है, इंटरनली में तो पॉजिटिव था और एक्सटर्नली में क्या था, नेगेटिव। इंटरनली में पॉजिटिव आया,
एक्सटर्नली में क्या आएगा नेगेटिव। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एक ही न्यूमेरिकल भी। नाउ बेटा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, इंटरनली एक्सटर्नली पढ़ा। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, एक लाइन दी हुई होगी, फिर से आपको एक लाइन दी हुई होगी, उस लाइन पे दो पॉइंट्स या दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे x1 y1 x2 y2, और इसके बिल्कुल बीच में जो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, हाफ यहाँ होगा मिड पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y, हमें पता नहीं है, हमें निकालने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला दो एक लाइन के बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज होता है। बिल्कुल मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं, बीच का सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना है x, y, उसके लिए यूज होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, ये आपको याद रखना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको मिड पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दो, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मतलब तीन पॉइंट्स गिवन हो, x y z, x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। जब तीन अगर आपको निकालने होंगे, मान लो अगर आपको इस तरीके से गिवन हो, आपको x1 गिवन है, y1 गिवन है, z1 गिवन है, और इधर आपको x2 गिवन है, y2 गिवन है और z2 गिवन है, और यहाँ पे आपसे मिड पॉइंट में x y z की वैल्यू पूछी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे सीधा x, y, z क्या होगा, मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होंगे मिड पॉइंट पॉइंट्स, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न रखने हैं, जो आपके काम आएंगे इस एक्सरसाइज को करने में, स्ट्रेट लाइन की 10.1 को। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रोइड फॉर्मूला। इस जगह ये कहीं मिलते हुए दिखाई देते हैं बेटा, इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटरॉइड। ये सेंट्रोइड है, ट्रायंगल के अंदर का सेंट्रोइड वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। अब इसी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे x, y। इसी के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रोइड फार्मूला। और सेंट्रोइड फार्मूला होता क्या है, बहुत इजी फार्मूला है। अब आपको सेंट्रोइड फार्मूला निकालना है तो आप सीधा रन कर सकते हो। अगर आपको x, y निकालना है तो जैसे मिड पॉइंट पे क्या करते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ तीन पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है बेटा सेंट्रोइड फार्मूला। ये होता है सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड का मीनिंग क्लियर है, सेंट्रोइड होता क्या है, एक ट्राइंगल लिया हमने, उस ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ सेंटर में कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे, इसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड पॉइंट बोलते हैं। इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूले को बोलते हैं सेंट्रोइड फार्मूला। x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3, तीन बार ऐड किया तो 3 आ गया। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करते थे, दो बार ऐड करते थे तो नीचे आ जाता था 2। तो बेटा ये दिस इज और सेंट्रोइड फार्मूला। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बेटा एक लास्ट फार्मूला बचा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल फार्मूला। ट्राइंगल फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ट्राइंगल के तीन पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, और तीन कोऑर्डिनेट को यूज करके आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ आपको लर्न करना है सीधा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से लर्न कर सकते हो, दोनों तरीके से कर लो। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला होता क्या है। अगर आपको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तो बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं हाफ। आपको एक कोऑर्डिनेट उठाना है x1, आपने एक पॉइंट उठाया x1, और जब आपने x1 उठाया तो आप अगला अगला कोऑर्डिनेट उठाओगे y का, y2 माइनस y3। x1 उठाया तो क्या करोगे, y2 माइनस y3। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट उठाओगे प्लस x2 उठाया तो अगला कोऑर्डिनेट उठाओगे y का और माइनस कर दोगे अगले y वाले में, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बचा लास्ट x3, अगले वाले में से y वाले को y में से माइनस कर दोगे, तो x3 में से y1 माइनस y2। इस तरीके से आप लर्न रख सकते हो फॉर्मूला को। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो जब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। दूसरा तरीका बेटा ये है, ये इस फॉर्म में भी लिखा रहता है एनसीईआरटीज़ में, तो आप ऐसे भी लर्न रख सकते हो। हाफ x1 x2 x3 डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, जब आप 12th में आओगे तब पढ़ोगे। y1 y2 y3 और 1 1 1। इसमें से कैसे निकला फॉर्मूला देखो, इसमें क्या करते हैं, जैसे x1 लिया आपने, तो x1 लिया तो इस वाले पोर्शन को छुपा लो, इस वाले पोर्शन को, जैसे x1 लिया तो आपने, जब आपने x1 लिया तो x1 वाली लाइन छुप जाएगी और ये वाली छुप जाएगी, क्या बचेगा, क्या y2 और y3 दिखेगा। तो y2 माइनस y3 करना है, क्या करना है, y2 माइनस y3 करना है। क्लियर है बेटा, क्लियर है आपको कि अगर आपको अगर आपका ये पोर्शन ये पॉइंट छुपता है तो आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन छुपा, ये वाला पोर्शन छुपा, y2 माइनस y3, x2 लोगे तो ये वाला छुप जाएगा, तो बचेगा क्या, y3 माइनस y1। इस तरीके से फॉर्मूला निकल रहा है, आप ऐसे लर्न कर लो, ऐसे लर्न कर लो। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालने का एरिया। ये 10th क्लास का पार्ट है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न रखना है और फॉर्मूला यूज करना है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं सीधे, इनके ऊपर तो आप 10th में एग्जांपल्स कर चुके हो, अब हम सीधे एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, so we are going to begin our exercise of chapter 10th straight line and 10.1 हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से प्रॉपरली, और इस एक्सरसाइज को करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, ठीक है। और हम सारे सॉल्यूशंस क्विकली एंड शॉर्टली करते जाएंगे, बाकी आप अपना नोट डाउन करते रहना साथ ही साथ, क्योंकि हम इजी एंड क्विक वे में सॉल्यूशन समझेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे, हमें सिर्फ सॉल्यूशंस करने हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, वो है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। आपको ये बार ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करा रहा है, तो ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो इसे आपको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उस क्वाड्रिलेटरल के, और आपसे उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में ड्रॉ करोगे। मैं आपको शॉर्ट में ड्रॉ करके बता देता हूँ, बाकी आप ग्राफ पर प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजन, ये वाला जो पॉइंट होता है 0,0, इसे बोलते हैं ओरिजन। क्या बोलते हैं, ओरिजन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ये मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 4 - 4,5 दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे को 0,7, और थर्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे को 5, -5, और फोर्थ कोऑर्डिनेट मेरे पास है -4, -2। देखो, तो 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये हमसे पूछता, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, उसमें डायगोनल डालेंगे, और डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम होता तो हम क्या करते, हाफ, जैसे हाफ ट्रायंगल का एरिया निकाल के दुगना कर देते, क्योंकि दूसरी वाली साइड भी, दूसरा वाला एरिया भी जो होगा वो इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, इक्वल एंड पैरेलल ईच अदर होती है एक दूसरे के, तो उसमें हम इक्वल एक एरिया निकाल के ट्वाइस करके एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में जब हम बीच में डायगोनल डालते हैं तो दोनों तरफ का एरिया बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका एरिया इक्वल ही हो, आपका एरिया डिफर भी कर सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद आपका एरिया निकल के आएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट्स है, देखो मैं नॉर्मल पॉइंट्स ले लेता हूँ। 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, 2 यहाँ ले लिया, 3 4 5, ठीक है। इधर ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से आप जब प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रॉपर निकल के आएगा। हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं -1 -2 -3 -4, सेम है -1, सॉरी सेम है +1 2 3 4। चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -4,5। -4 देखो, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। -4 5 आपका यहाँ कहीं होगा समथिंग, और -4,5 एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं समथिंग, अज्यूम करके। ओके, यहाँ अज्यूम कर लिया। 0,7
ये तो ओरिजिन पे हो गया, और y पर 7, तो 7 बहुत ऊपर निकल जाएगा बेटा, 7 समथिंग यहाँ पहुंचेगा। अगर हम इसे और एक्सटेंड करते हैं तो 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ मान लेते हैं कहीं, तो यहाँ हमने 7 मान लिया इस पॉइंट पे, 0,7 है, इस जगह 7 हो गया। 5 कोमा -5, 5 ये रहा, 5 ये है, -5 समथिंग यहाँ होगा, 5 -5 हो गया ये, ठीक। -4 कोमा -2, -4 और -2, ये हो गया अप्रोक्स यहाँ। हमारे 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और इन चारों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट, एक दूसरे से क्या कर देंगे, कनेक्ट, ये और ये। हमें क्लियरली दिख रहा है एक क्वाड्रेंटल बनता हुआ, क्लियरली क्वाड्रेंटल आपको दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ, ये हो गया ए वाला पोर्शन, दूसरा वाला कहाँ है, 0,7, ये हो गया, ये हो गया आपका ए, इसको नाम दे दिया हमने ए, और x2 y2 0,7 को नाम देते हैं बी, तो हमने इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको बी। देखो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, उसको नाम दे दिया, हमारे पास पॉइंट सीक्वेंस में, तो हमने पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिख लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो मैंने ये डायगोनल डाल दिया, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो जाएगा, ये इसका एक डायगोनल है। अगर तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, और बचे हुए इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है अलग से, और दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकलेंगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तब इस क्वाड्रेटिक का एरिया आएगा। अगर ये पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, उसकी खासियत ये होती है कि हम एक साइड का एरिया निकालते हैं, दूसरी साइड का अपने आप ही सेम हो जाता, इक्वल होता है, तो दुगना करके ट्वाइस करके आंसर आ जाता सीधा, क्योंकि उसमें दोनों एरियाज इक्वल होते हैं डायगोनल डालने के बाद। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं सभी, क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस ट्रायंगल में इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं एसीडी वाले में, एसीडी में लगा रहे हैं, हम किस में लगा रहे हैं, एसीडी, हम किस ट्रायंगल में इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, एसीडी में। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, ए वाला, इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया माइनस, इसकी हमने वैल्यू कर ली थी -4 -2, ये वाला कोऑर्डिनेट है -4 -2। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है -5 5, ये वाला कोऑर्डिनेट है 5 -5, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0,7, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है -4,5। सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी बोल सकते हो आप। आप पोजीशन कोई भी ले लो कोऑर्डिनेट्स की, वैल्यू सेम ही आएगी, तो हम इसको ए माना है, इसको सी माना है, इसको डी माना है, तो इस वे में हम लेंगे, इस वे में ले लेते हैं। और आप ऐसे लेना चाहो डी ए सी, तो डी ए सी में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमने क्या माना ये x3/4, ये तो अलग वैल्यूज में गया है, हमने तो एक असम्पशन किया है। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको ये ट्रायंगल हम अलग कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम सेपरेट कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम सेपरेट कर लेते हैं, देखो ये सेपरेट कर लिया, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, कोऑर्डिनेट्स है -4 -2 0,7 और -4,5, हमने अलग ड्रॉ कर लिया है इजी 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 करने के लिए। तो इन ट्रायंगल डीएसी, इन ट्रायंगल डीएसी, अब मुझे फॉर्मूला बताते जाना, देखो इन ट्रायंगल डीएसी, ट्रायंगल डीएसी, डीएसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 ये हो जाएगा। बताओ हाफ x1 क्या है -4, x1 क्या है -4, y2 क्या है y2, ये x1 है, ये x2 है, तो ये y2 हो गया, y2 है -2 माइनस y3 क्या है 7, y3 7 है, प्लस x2 क्या है बताओ, x2 x1 x2 है -4, x2 क्या है, x2 है आपका -4, x2 हो गया, अब y3 -y1, y3 क्या है 7 और y1 क्या है 5, तो 7 -5, x3 क्या है, x3 x1 x2 x3 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, साथ में क्या है y1 y2, y1 क्या है 5 और y2 क्या है, तो 5 -2 हो जाएगा +2, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ -2 और -7 इज -9,
कितना हो जाएगा -9, और -9 इंटू -4 इज प्लस का 36, 9 4 जा 36। नाउ 7 माइनस 5 इज 2, और 4 2 जाए 8, माइनस का 8, ये 0 हो जाएगा। नाउ 36 में से 8 गई तो कितने बचे बेटा? 36 में से 8 गई तो कितने बचे? 28, क्योंकि 28 और 8 कितने होते हैं? 36। तो 28 आ गया, 2 से 28 काटोगे तो 14 बार, 14 स्क्वायर यूनिट, 14 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया इस ट्रायंगल डीएसी का। कितना एरिया आ गया? 14 स्क्वायर यूनिट आ गया ट्रायंगल डीएसी का। ओके बेटा, क्लियर है? तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया डायग्राम लेके। आप ये डायग्राम भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये डायग्राम लिया तो आप यही लो, आप ये वाला डायग्राम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ट्रायंगल का फ्लो याद रखना कि अगर मैंने ऐसे लिया डीएसी, तो मैं दूसरा वाला ट्रायंगल का फ्लो भी ऐसे लूंगा बीएसी, मतलब सेम बेस के साथ। चेंज करोगे तो थोड़ा वेरिएशन आएगा। और आपको पता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं बचपन से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव आएगा भी नहीं, और अगर कभी आ भी रहा है तो ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका, ये मोड के अंदर क्लोज्ड होता है। ये चीज याद रखना, ये मॉडुलस होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला होता है आपका मॉड के अंदर होता है, और मॉड के अंदर का मतलब ये है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने इस ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाला, एरिया निकाला डीएसी का। इसी तरीके से कि हम ट्रायंगल बीएसी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? इसी तरीके से बेटा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्या हम इसी तरीके से ट्रायंगल बीएसी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? बीएसी जैसे डीएसी का निकाला, ऐसे बीएसी का निकाल सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल बीएसी। तो हमें इस पर ध्यान देना है, बीएसी, इस वाले ट्रायंगल को आप एक्शन करोगे, बीएसी, इसको देखना है। यहां से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम ही है, बीएसी ले लिया, वैल्यूज पुट करो, हाफ, मोड में होता है ये सब, मॉडुलस में होता है। x1 क्या है मुझे ये बताओ, x1 क्या है? डायरेक्ट करते हैं, x1 क्या है? 5, x1 क्या है? 5, y2 माइनस y3, x1 अगर ये है तो y1 ये होगा, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, -2 -7, -2 -7 प्लस x2, x2 क्या है? ये अगर x1 है तो x2 ये होगा -4, y3 माइनस y1, y3 क्या होगा? 7, और y1 क्या होगा? 5, 7 -5, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x3 तो 0 है, x3 क्या है? 0, तो हम उसे लिखते ही नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। और ये किसके अंदर है? मोड के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर, ठीक है। हाफ, ये हो जाएगा -9, 9 और -9 5 जा 45, मोड के अंदर चल रहा है, -45, 7 और 5, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12, और 12 4 जा 48, माइनस का 48, ये मोड के अंदर है। अच्छा, मोड के अंदर है तो -45 और -48 जुड़ जाएंगे, -45 और -48 जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 93, कितना हो जाएगा? 93, मोड के अंदर आ जाएगा माइनस का 93, और मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मोड को ओपन करते हैं पॉजिटिव आता है, तो हाफ ऑफ 93, या मैं बोल सकता हूँ 93/2 स्क्वायर यूनिट, 93/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया किसका? बीएसी का। मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था बेटा, मुझे क्या करना था? मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एबीसीडी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, दोनों को जोड़ दूंगा तो एरिया आ जाएगा। दोनों ट्राइंगल को जोड़ दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। पहले ट्राइंगल का एरिया कितना आया था? 21 स्क्वायर यूनिट। कितना आया था? 21 स्क्वायर यूनिट। इसका कितना आया? 93/2। इसे सॉल्व करो, 21 2 जा 42, ठीक है ना? ये गलती हुई है कुछ? कितना आया था? 21 आया था? कितना आया था? 28 आया था, सॉरी 21 नहीं आया था। फर्स्ट वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आया था? 28 स्क्वायर यूनिट आया था। कितना आया था? कितना आया था बेटा? 28 आया था? कितना आया था? आप जरा चेक करना, जरा वीडियो में मेरे को देख के बताना कितना आया था। एक मिनट को, हाँ बेटा कितना आया था? 14 स्क्वायर यूनिट आया था ना? फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए 14 स्क्वायर यूनिट आया था। 14 2 या 28, 28 प्लस 93/2, सॉल्व करो। 93 और 28 कितना हो जाएगा? 11, तो 121, तो 121/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया किसका? क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना था, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला का यूज किया। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो आप सीधा एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर देते, इजीली आपकी वैल्यू आ जाती। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज का जो गिवन है एनसीईआरटी में वो है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और वो आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना है, उसको लैंग्वेज वाइज बोला हुआ है विद साइड 2a। ये बोला हुआ है कि उसकी जो साइड है वो 2a है, विद साइड 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड क्या हो जाएंगी 2a। तो इतना हमारे पास गिवन है डेटा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड 2a है। अब क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन है द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा समझ के। और आपसे उसने पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो बेस है वो ओरिजिन पे लाई करता है मिड पॉइंट पे, ओरिजिन पे लाई करता है मिड पॉइंट की तरह। तो आपको वर्टिसेस निकालने हैं ट्राइंगल के, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होंगे आपको वो फाइंड आउट करने हैं। पहले क्वेश्चन क्लियर है आपको? मेरा कहने का मतलब है आप सभी को पहले क्वेश्चन क्लियर है, सभी को क्लियर है ना? देखो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। उसने बोला है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ बेस लाई कर रहा है। अच्छा उसने ये बोला है कि वाई एक्सिस की तरफ तो बेस लाई कर ही रहा है, पूरा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है वो, क्योंकि उसने बोला है कि जो उसका मिड पॉइंट है, उसने बोला है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन ये है। ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा बेटा? ओरिजिन वाला पॉइंट ये है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो जो आपका बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो बेस है वो इसी पे लाई कर रहा है। सपोज करो यहाँ से हमने एक्सटेंड किया और यहाँ एक्सटेंड किया, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इसको हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। हम मान लेते हैं कि हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका बेस वाई एक्सिस पर है और मिड पॉइंट जो है उस बेस का वो ओरिजिन पे है और उसकी साइड क्या है, पूरी उसकी जो पूरी लेंथ साइड है वो है 2a। कितनी है? 2a। तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। इतना क्लियर है? क्या मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ एबीसी, यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये हो गया ओ पॉइंट। ओरिजिन वाला पॉइंट क्या हो गया? ओ। हमसे उसने पूछा है तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालो। वर्टिसेस आप कैसे निकाल सकते हो? जब आपको कोऑर्डिनेट पता हो, और कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी ग्राफिकली। आपको क्या पता करना पड़ेगा? वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी ग्राफिकली। सबसे पहले तो आपको इस एओ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इसकी एओ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पूरा 2a है और मिड पॉइंट बोला है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। इसका मतलब हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है ए है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये वाला कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये जो डिस्टेंस है कितनी? ए है, हमें पता है। ये भी डिस्टेंस हमें पता है 2a है, ये डिस्टेंस पता है, हमें एओ निकालना है। क्योंकि हम वर्टिसेस सारे तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एओ हो। और एओ कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखो, इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखो तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी। मुझे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी। अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या होती है बताओ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? 2a। बट हाइपोटेनियस क्या है मुझे बताओ? हाइपोटेनियस क्या है मुझे ये बताओ बेटा? हाइपोटेनियस है क्या? हाइपोटेनियस इज 2a। तो 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, एओ, वो हमें निकालना है। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमें सारे पोजीशंस पता होने चाहिए, सारे डिस्टेंस पता होने चाहिए, तब हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। बिना हम सारी डिस्टेंस पता लगाए कोऑर्डिनेट्स बता ही नहीं सकते। जब मुझे ये डिस्टेंस ही नहीं पता होगी तो मैं ए का कोऑर्डिनेट बता ही नहीं सकता, क्योंकि ए क्या होगा? ए लाई कर रहा है नेगेटिव एक्सिस पे, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -x, 0 होगा, क्योंकि y तो 0 है, क्योंकि x की डिस्टेंस है, y तो 0 है, तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। ए कोऑर्डिनेट अगर मैं बता दूंगा तो मेरे पास सी निकल आएगा इजीली, मेरे पास बी तो निकल ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना जरूरी है। प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा? बेस बेस है ए, ठीक है। क्या मैं ए स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ, ए स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ। जब मैं ए स्क्वायर को अलग कर लूंगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी? 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? पूरे पे रूट लग जाएगा, पूरे पे रूट लग जाएगा, तो एओ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3a। एओ कितना आ गया? अंडर रूट में 3a। अंडर रूट में 3a कुछ यूनिट, अंडर रूट में 3a यूनिट डिस्टेंस होगा इसका, अंडर रूट में 3a यूनिट। इसका मतलब मुझे एओ पता लग गया।
ए ओ पता लग गया, तो मुझे बताओ ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं बता सकता हूँ। वाई तो जीरो होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस एक्स वाई होगा, एक्स नेगेटिव होगा, और वाई क्या है, वाई तो जीरो है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि माइनस एक्स जीरो होगा, ये माइनस एक्स जीरो होगा, वाई जीरो है। मुझे बस एक्स निकालना था, एक्स कितना आ गया, ये डिस्टेंस है ए ओ, एक्स क्या ए ओ, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो, माइनस क्या लगाया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्स है। अच्छा बी का कोऑर्डिनेट लिखो, बी का कोऑर्डिनेट लिखो बेटा, बी का, ये नेगेटिव वाई एक्सेस आप जानते हो, ये तो होगी नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये होगी आपकी नेगेटिव वाई एक्सेस। बी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ए है, ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन ए है, ठीक है, ये वाई एक्सेस पे है। अब एक्स एक्सेस का डिस्टेंस क्या है मुझे बताओ, एक्स वाला पॉइंट क्या है, अगर आप देखो इस वाले पॉइंट को अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे तो एक्स जीरो पे लाई कर रहा है, एक्स किस पे लाई कर रहा है, जीरो पे, ओरिजिन पे है, वो एक्स ओरिजिन पे, लेकिन वाई है, वाई का डिस्टेंस है, तो एक्स तो हो गया जीरो, एक्स तो हो गया जीरो, वाई क्या हो जाएगा माइनस ए, क्या हो जाएगा माइनस ए। अच्छा बेटा क्लियर है, ये जीरो को माइनस ही आ गया। अच्छा सी वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी वाला कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो, सी वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी वाला कोऑर्डिनेट होगा तो ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी एक्स जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, सी वाला डिस्टेंस वाई पर है, एक्स जीरो है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी वाला पॉइंट आप निकालो तो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो गया, और ये ए है तो जीरो कॉमा ए, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस क्वेश्चन में इसने कोऑर्डिनेट्स निकलवाने थे, कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और सीधा पहले ए ओ निकाला, ए ओ से हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया, बाकी बी और सी तो हमारे पास पहले से थे बेटा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, बाकी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड आपको गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दो पॉइंट्स दिए हुए बेटा, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है आपको, ये दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स टू वाई टू, आपसे डिस्टेंस पूछा है, लेकिन इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहला जो केस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपको जो पी क्यू लेना है वो पैरेलल लेना है वाई एक्सिस के, किसके, वाई एक्सिस के, और दूसरा पॉइंट जो गिवन है, दूसरा पॉइंट बोला है कंडीशन वाइज कि पी क्यू एक बार आपको पैरेलल लेना है एक्स एक्सिस के, पी क्यू आपको पैरेलल लेना है एक बार एक्स एक्सिस के, तो बेटा दोनों कंडीशंस में आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, तो ले लेते हैं, चलो पहला फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। पहले केस में बोला है कि पी क्यू लाइन जो आपको लेनी है वो कैसे लेनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस होती है आप जानते हो, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लेनी है, तो ये मैंने ले लिया P, ये मैंने ले लिया Q, ये हो गए मेरे पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, पहला केस बन गया, ठीक है, P Q मैंने लाइन ले ली, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, उसने बोला है कि पहली लाइन y एक्सिस के पैरेलल लेनी है, तो y एक्सिस के पैरेलल हमने ले लिया PQ को। अच्छा हमने y एक्सिस के पैरेलल हमने PQ को ले लिया, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, PQ पैरेलल है y एक्सिस के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये अगर इसके पैरेलल है तो फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, डी क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सब जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी जानते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला सब जानते हैं, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो उस पर लाई कर सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं, ऊपर प्रॉपर तरीके से ऊपर उसके ओवरलैप कर सकती हैं या नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है हमने ये वाई एक्सिस के पैरेलल ली है, तो इसका जो एक्स पॉइंट होगा, इसका जो एक्स पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एक्स होगा वो भी वही सेम होगा, यहाँ जो एक्स होगा, यहाँ जो एक्स होगा, इसका मतलब जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे, नहीं समझे, देखो वाई डिफर करेगा, यहाँ पे वाई अलग होगा, 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 क्योंकि ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, इतना क्लियर है बेटा, समझने की कोशिश करो, मैंने लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल लिया, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा, देखो एक्स तो सेम है ना, यहाँ पे भी एक्स सेम है, यहाँ पे भी एक्स सेम है, यहाँ पे भी एक्स सेम है, हर जगह सेम एक्स है, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो x1 है और x2 है वो बराबर हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा बेटा कि जो x1 होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, x2 के, और y
और y2 डिफर करेंगे। y और y1 और y2 अलग अलग होंगे। जब x1 x2 सेम हो जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x माइनस x का होल स्क्वायर, और ये रह जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सिर्फ क्या बचेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड में या मोड में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपका मोड में होता है, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ गया पहले केस में y2 माइनस y1। अच्छा दूसरा केस डिस्कस करते हैं, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब इसमें आपको पैरेलल लेना है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ ले लेते हैं ग्राफ, आपको किसके पैरेलल लेना है, एक्स एक्सिस के। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब आपने पैरेलल ले लिया एक्सिस से, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। मुझे एक बात बताओ बेटा, वहां तो x सेम हो रहा था, क्या यहाँ y सेम है, यहाँ y इक्वल है, y1 और y2 बराबर हो जाएंगे क्योंकि x डिफर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, y1 और y2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। y1 y2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सेम वे में डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे, सेम वे में डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ लगाओगे, मोड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस जो होगा x2 x1 तो डिफर करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा जीरो। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 मोड में, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो d फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए आंसर हो गया इतना यूनिट, यूनिट। सेकंड वाले के लिए हो गया x2 माइनस x1 यूनिट। सो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था बेटा। ओके क्लियर है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल आपके 10.1 एक्सरसाइज में आपके टोटल 13 to 14 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भी देंगे, इजी या कुछ टफ जो आपको ट्राई करने हैं। बाकी जब हम एंड में मैराथन डिस्कस करेंगे या कंबाइंड रिवीजन एक वन शॉट लाएंगे, तब हम सारे क्वेश्चंस फ्लो में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे क्विकली और शॉर्ट रिवाइज करते हुए, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, देखो ग्राफ ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए आपको अगर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। अच्छा कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा जीरो है, मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा जीरो कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट है मतलब बराबर दूरी पर है, दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, 7,6 और 3,4। 7,6 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों इसमें ही लाई करेंगे, और 3,4 भी पॉजिटिव है, दोनों इसी में ही लाई करेंगे। सो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि 3,4 समथिंग, 1 2 3,4, 3,4 समथिंग यहाँ हो, ठीक, 3,4 समथिंग यहाँ हो। और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, दूसरा बोला हुआ है उसने 7,6, तो 7,6 समथिंग और ऊपर होगा, थोड़ा सा आगे और ऊपर होगा, थोड़ा सा आगे और ऊपर होगा 7,6। या फिर एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन को समझो, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो डिस्टेंस आपको बराबर दिखेगा नहीं। तो हमने दो पॉइंट्स मान लिए कि बेटा दो पॉइंट्स रहे होंगे, एक पॉइंट ये रहा होगा, एक पॉइंट ये रहा होगा, दो पॉइंट्स रहे होंगे। एक पॉइंट उसने बोला हुआ है 7,6 और एक पॉइंट उसने बोला हुआ है 3,4। तो दो पॉइंट्स हमने मान लिए कि ऐसे रहे होंगे, अज्यूम किया है। आप ड्रॉ करोगे ग्राफिकली तो सही आएगा। उसने बोला दोनों पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। उसने क्या बोला है कि ये डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल है, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। और वो जो पॉइंट है वो एक्स पे लाई कर रहा है, एक्स पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया, एक्स कॉमा जीरो। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें ये वर्टेक्स निकालना है ए वाला, ये वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं इस लाइन पे लगाता हूँ एसी पे, क्या डिस्टेंस जो होगा एसी का क्लियरली दिया हुआ है, गिवन है, डिस्टेंस ऑफ एसी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, बताओ इक्वल है या नहीं, क्या डिस्टेंस जो एसी का डिस्टेंस है वो ए बी के इक्वल है या नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर ये ए है तो वो भी ए होगा, हमने अज्यूम किया है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं एसी में। अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ, इसे x2 y2 मान लूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ एसी में, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x1 ये है, x2 ये, x2 माइनस x1 इज 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज
6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ AB के? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे क्या? ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब मैं स्क्वायर करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा बेटा, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 7 माइनस 6 कितना होता है? 7 माइनस 6 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 6 का स्क्वायर इज 36 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 0 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ना बेटा 36 और 1 37, 3 का स्क्वायर होता है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6x प्लस 16। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 16 को इधर लाओगे तो 37 में माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसा काम करते हैं 9 और 16 को जोड़ लेते हैं, 16 और 9 कितना होता है 25, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 को इधर लाओगे तो 37 माइनस 25, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही वैल्यू बचेगी। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर ये हो गया, 2ab हो गया, और हमने एक यहाँ पे गलती कर दी है बेटा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छोटा सा मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर लेना। हमने जो x2 माइनस x1 लिया, तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस x आएगा ना, 7 माइनस x आएगा, ठीक है। 7 का a स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a मतलब 14x, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, अब क्लियर है। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36। अब यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं, देखो 49 एक्स स्क्वायर को अलग करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को अलग करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 माइनस 14x, ये बचा। यहाँ क्या बचेगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 6x, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, 49 और 36 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपको 50 36 कितना होता है 86, 50 36 86 85 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 85, 85 माइनस 14x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6x। अब कैलकुलेट कर सकते हो, ये 25 इधर आएगा, 85 माइनस 25, उधर माइनस का 6x है, ये जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14x, ठीक है। 85 में से कितना, 85 में से आप 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचेगा, 60 इज इक्वल्स टू, और 14 में से 6x माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8x, कितना बचेगा 8x, यही वैल्यू आएगी 0 6 और 14 में 6x गए तो 8 8x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी 60/8, x की वैल्यू कितनी आ गई 60/8, कितनी वैल्यू आ गई x की 60/, नाउ बेटा x की वैल्यू आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, तो 15/2 x की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15/2, 0, तो ये आपको कोऑर्डिनेट निकालना था। इस तरीके से आप कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, इक्वल किया, सॉल्व किया, फॉर्मूला ओपन किया, वैल्यू वैल्यूट्स की कट की, और आपकी x की वैल्यू कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी के, 4 क्वेश्चन हमारे अब तक 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 10.1, एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। पहले हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे विद टॉपिक वाइज टॉपिक, और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम पूरी करेंगे, उसके बाद हम 50-50 क्वेश्चंस की मैराथन लेंगे, और एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हम इजीली शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, और सारे फॉर्मूलाज का एक बार क्विक कैप्सूल या शॉर्ट रिवीजन करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 to 150 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे फ्रॉम द आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एंड ऑनलाइन क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट डिफिकल्ट इजी इजी एंड डिफिकल्ट डिफिकल्ट एंड टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रहेगा, सारे टाइप्स, सारे पार्ट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक्स्ट्रा थिंग्स आउट ऑफ सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे फ्लो में, और पूरा पोर्शन इस सीक्वेंस में कवर रहेगा। स्टार्टिंग होगी फ्रॉम द बेसिक विद द एनसीईआरटी, देन विल गोइंग ऑन द फर्दर मूव्स, ऑन द फर्दर बुक्स, रिफ्रेशर्स, ओके। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रिवीजन, मैराथन सब लाएंगे।
सो हमने 4 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिए। वी आर गोइंग टू डू फिफ्थ क्वेश्चन। वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट एनसीईआरटी से मैं पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी में फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको उस लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P0, -4, B8, 0। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है? आपको स्लोप निकालना है लाइन का। देखो, एक लाइन दी हुई है, बहुत इजी फॉर्मूला है। आप स्लोप निकालने का फॉर्मूला जानते हो। एक लाइन दी हुई है, उस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप स्लोप निकालने का फॉर्मूला जानते हो। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। उसका यूज करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में करा नहीं रहा, आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, वो लाइन जो स्लोप है वो ओरिजिन से पास हो रही है। आपको m का फॉर्मूला लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला आप ऐसे यूज करते हो, और जब एंगल दिया होता है तो tan थीटा से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हो स्लोप को। बहुत इजी है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देना, सॉल्व करके स्लोप आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग पार्ट एंड इसे हम करेंगे। व्हाट सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग? सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बोला है बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज करे शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, एक एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, एक ट्रायंगल गिवन है, हमें वो प्रूव करना है कि राइट एंगल है या नहीं। तो मैं राइट एंगल ही ले लेता हूँ। जब उसने प्रूव कराया है ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ये राइट एंगल नहीं है मैं कह रहा हूँ, हमने एक ट्रायंगल अज्यूम किया है, ट्रायंगल ए बी सी। हमने उसके 3 पॉइंट्स, 3 वर्टिसेस ले लिए। एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। और इस ट्रायंगल में क्या गिवन है? इस ट्रायंगल में क्या गिवन है? इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस गिवन है। पहला वर्टेक्स दे रखा है 4,4, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है 3,5, और तीसरा वर्टेक्स दे रखा है -1,1। तो उसने बोला है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए इसको प्रूव करो। प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल इसे प्रूव करना है। देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो आप इजीली कर लेते। कैसे करते? डिस्टेंस फार्मूला लगाते, ये डिस्टेंस आ जाता है, इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते, डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूव कर देते कि ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और करता तो राइट एंगल ट्रायंगल होता, नहीं करता तो नहीं होता। इजीली कर लेते। उसने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते तो आपका क्या तरीका बचा? अब आप सोचो कि हमने क्या पढ़ा था। मुझे यहाँ 2 लाइन दिख रही है, एक लाइन बीसी दिख रही है, एक लाइन एसी दिख रही है। मुझे बताओ, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल या एक दूसरे के मतलब जब परपेंडिकुलर होंगे, 2 लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये वाली लाइन एसी के या 2 लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, तभी तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो आप ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो नहीं करना हमें। अब आप ये ध्यान दो, इन लाइन ए बी, एक लाइन ए बी को देखो एंड बी सी को देखो। क्या ए बी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, बी सी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट गिवन है? जब मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं तो क्या मैं दोनों लाइन के स्लोप निकाल सकता हूँ? मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ बीसी का, मैं बीसी वाली लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, मैं ए बी वाली लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। और हमने पढ़ा है जब 2 लाइन या 2 स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब 2 स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमने अज्यूम, अच्छा, हमें शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने अज्यूम किया, लेट अज्यूम एंगल बी इज 90 डिग्री। हमने माना कि 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री होगा तो 2 स्लोप्स, हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं, और जब लाइन एक दूसरे के स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए बी का स्लोप एम ऑफ ए बी इंटू बी सी का स्लोप एम ऑफ बी सी, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? -1 के। ये कंडीशन पड़ी थी, इसी कंडीशन का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें पता है कि ये 2 स्लोप अगर परपेंडिकुलर हैं, ये 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस का स्लोप, दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल किसके इक्वल आएगा? -1 के आएगा। दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। इजी है। जब दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल अगर -1 के इक्वल आ गया
तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये बात सही है जो हमने एज्यूम की है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब स्लोप निकालेंगे कैसे? स्लोप निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। अगर मैं स्लोप निकालूं AB का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है AB का? y2 है 5, 5 माइनस 4 और 3 माइनस 4। देखो मैंने क्या किया, 5 माइनस 4, 3 माइनस 4, मैंने y2 माइनस y1 किया, x2 माइनस x1 किया, y माइनस 4 किया, 3 माइनस 4 किया, 1 अपॉन माइनस 1। इसका मतलब वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब एम ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? -1। इसी तरीके से क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ BC का, क्योंकि मुझे दोनों लाइंस का स्लोप पता चल जाएगा, और दोनों लाइंस के स्लोप का मल्टीपल अगर -1 के इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। BC का स्लोप क्या निकालूंगा? y2 माइनस y1, सेम सेम फॉर्मूला, अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है 1, y1 क्या है 5, x2 क्या है -1, x1 क्या है 3। अब सॉल्व करते हैं बेटा। 1 माइनस 5 इज -4, और -1 माइनस 3 इज -4। इट इज कमिंग 1। अब मेरे पास दोनों स्लोप की वैल्यू आ गई, एक स्लोप की वैल्यू आ रही है -1 और एक स्लोप की वैल्यू आ रही है 1। और हम जानते हैं कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए, तो m ऑफ AB इंटू m ऑफ BC क्या आ रहा है? m ऑफ AB क्या है? -1, BC का 1, और -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, और अगर इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर जब होती है, जब उनके स्लोप्स का, ये दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके स्लोप्स का मल्टीपल इक्वल होता है -1 के, जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है। थोड़ा ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन 6 इंटरेस्टिंग था, इसलिए हमने डिस्कस किया। 5 इजी है, आप खुद कर लोगे, होमवर्क है। अब हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, लेकिन 7th क्वेश्चन करते हैं हम। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 7 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन 7 को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है, आपको एंगल दिया हुआ है। अब जब एंगल दिया हुआ होता है तो टेन थीटा से डायरेक्टली आप स्लोप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, पॉइंट्स गिवन हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया है क्वेश्चन को, कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। स्लोप निकालने के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या गिवन है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राफ आप लोगे, आपको एंगल दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने जो पढ़ा है स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकालते हैं, कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे जो एंगल गिवन है, जो लाइन गिवन है, उसका एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पे जो लाइन गिवन है उसका एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पर जो लाइन गिवन है उसका एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे जो लाइन गिवन है इसका एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। ये है वाई एक्सिस, ये दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, ये दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, मतलब आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री। और आपको स्लोप निकालने के लिए कौन सा एंगल चाहिए होता है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे बताओ ये 30 है तो ये कितना होगा? 90। तो क्या मैं इस लाइन का, जो ये लाइन है, इसका अगर मैं एंगल निकालूं, इसका मैं थीटा अगर लेता हूं, इसका जो मैं थीटा लूंगा टोटल, तो इसका जो स्लोप वाला थीटा आएगा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 प्लस 30 आएगा, दैट इज 120 डिग्री। 90 और 30 120, तो थीटा की वैल्यू आएगी 120। थीटा कितना आएगा? 120, क्योंकि 30 गिवन है, और 90 और 30 कितना होता है? 120। तो हमारे पास थीटा आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया? थीटा। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। स्लोप होता है एम, जो कि इक्वल होता है टेन थीटा के। एम क्या होगा? टेन 120। क्या मैं 120 को लिख सकता हूँ? टेन 180 माइनस 60। और 180 पे कोई रेशियो चेंज नहीं होता। जब 180 पे कोई रेशियो चेंज नहीं होता, और 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी देखो। 180 माइनस 60 करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड होता है साइन और कोसेक का घर, साइन और कोसेक का घर, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तीसरा घर होता है टेन और कॉट का, और चौथा होता है कोस और सेक का, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। लेकिन जब आप 90 माइनस थीटा करते हो, जब आप 90 माइनस थीटा करते हो, जैसे आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो किसके इक्वल आता है? ये कॉस थीटा के। जब आप लिखते हो सेक 90 माइनस थीटा, तो किसके इक्वल आता है? ये,
जब आप साइन 90 माइनस थीटा लिखते हो तो किसके आता है, कॉस के। जब आप सेक 90 माइनस थीटा लिखते हो तो कॉसेक, और टेन का तो कॉट रहता ही है। ओके, तो पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट होता है साइन और सेक का, तीसरा टेन और कॉट का, चौथा कॉस और सेक का। ये सारे एक दूसरे को उल्टे होते हैं। जब 90 माइनस थीटा करें तो साइन कॉस, कॉस साइन बदल जाता है। ठीक है, अब 180 माइनस 60 का तो रेशियो चेंज होगा नहीं, और दूसरा क्वाड्रेंट है तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। एम जो होगा वो आपका 10 में जो 60 आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव सर, नेगेटिव वैल्यू क्यों देगा, नेगेटिव वैल्यू क्यों देगा, क्यों नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो ये माइनस का आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का होता है, और ये 10 लाई कर रहा है तो 10 नेगेटिव हो जाएगा। और 10 60 कितना होता है, तो एम स्लोप की वैल्यू कितना है, 10 60 होता है √3, तो माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका, इसका स्लोप हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था बेटा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब यहीं बेटा साथ ही में क्वेश्चन 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 ट्रिकी नहीं है, ज्यादा इजी है। क्वेश्चन 8 हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, एक मिनट को मैं एंगल सेट कर देता हूँ कैमरा का। क्लियरली विजिबल है, विजिबल है ना बेटा, विजिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स -1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ये गिवन है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मतलब गिवन कंडीशन है, आपको गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और साथ में ये बोला हुआ है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, सीधी सीधी बात ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, और कोलिनियर पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं ये बोला हुआ है, और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स। पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो बेटा, पहला पॉइंट दिया हुआ है एक्स -1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 1, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 5। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स या 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमसे पूछा है फाइंड, फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहली चीज जो उसने दे दी, ये 3 पॉइंट्स है, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक लाइन पे लाई करेंगे। और हम जानते हैं जब एक ही लाइन पर पॉइंट्स लाई करते हैं तो तीनों पॉइंट्स का स्लोप, तीनों लाइंस का स्लोप एक ही होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी के। ये पॉइंट्स कैसे होंगे, देखो बेटा, ये पॉइंट्स इस तरीके से होंगे, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया सी। ये इस तरीके से एक लाइन होगी, और इस लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। और कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन ये होती है कि जो स्लोप होगा एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी इज इक्वल टू एम ऑफ ए सी। तीनों के तीनों स्लोप इक्वल होंगे। जब तीनों के तीनों स्लोप इक्वल होंगे तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, होगा या नहीं। जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, तो स्लोप होगा क्या, मुझे बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे y2 1 है और y1 1 है, तो y2 माइनस वाई वन इज 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज 2 माइनस एक्स। नाउ बी सी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज 4 माइनस 2। ये हो जाएगा इसका स्लोप, दोनों स्लोप इक्वल होंगे, कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 2/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, और 2x को इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और 4 माइनस 2 करोगे तो कितना बचेगा 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप स्लोप ऑफ बी सी ए सी भी ले सकते हो, तो उससे भी निकाल सकते थे, सेम वैल्यू आएगी। तो बड़ा ये था क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो बेटा इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं A, B, C, D। और A आपको गिवन है आपका -3, -5, 4, 0 B गिवन है। और C पॉइंट आपको दिया हुआ है आई थिंक 2, 3, 3, शायद। एंड D कोऑर्डिनेट गिवन है। इस तरीके से आपको 4 कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसमें आपको प्रूव क्या करना है, इसमें आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रिलेटरल को एक एक इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये प्रूव करना है दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम शो करने के लिए आप क्या करोगे, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर ये पैरेललोग्राम हो सकता है तो इसकी दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर हमने ए बी और सी डी को पैरेलल कर लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो दोनों अपोजिट साइड्स को अगर हम पैरेलल इक्वल कर दें और पैरेलल कर दें, या एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, पैरेलल कर देते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो इन दोनों लाइंस को पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है अगर इन दोनों लाइंस पे पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी डी पे, अगर हम स्लोप निकालें और इनका स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल आ जाए, या इनके स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल हो -1 के, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये दोनों स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन थी। पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी, m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएँ, अगर ये दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो जाएँ, एम स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएँ ए बी और सी डी के स्लोप, तो हम बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू m2। और ये प्रॉपर्टी होती है अगर स्लोप इक्वल कब होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये हमने पढ़ा था। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं या उनके स्लोप तो उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ स्लोप इक्वल कर दें, m1 इज इक्वल्स टू m2 कर दें, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और अगर हमने ऐसे ही ए बी सी डी को कर दिया और बी सी ए डी को कर दिया, तो हम शो कर सकते हैं, हैंस बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, ए बी पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, और फिर निकालेंगे हम स्लोप ऑफ सी डी, और इन दोनों को इक्वल करेंगे। और ये दोनों अगर इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि स्लोप अगर इक्वल हो जाते हैं तो कंडीशन होती है लाइंस आर पैरेलल। सो स्लोप ऑफ ए बी अब जब आप निकालोगे तो क्या होगा, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही स्लोप ऑफ सी डी आप निकालोगे, वो भी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोनों स्लोप्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो y2 में से y1 माइनस करो, x2 में से x1 माइनस करो, 4 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 1। तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ सी डी भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो y2 माइनस y1 करो, कितना आएगा, सॉल्व करो। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, स्लोप ऑफ ए बी जब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो ये 1/6 आएगा। गलती होगी थोड़ी सी, ये 1/6 आएगा, इसे 1/6 कर लेना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 6, 4 + 2 इज 6, 1/6 आएगा। ओके, अब स्लोप ऑफ सी डी आप निकालोगे तो सेम वे में सेम फार्मूला यूज़ करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी जब आप सॉल्व करोगे तो 1/6 ही आएगा। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, दो आमने सामने वाले स्लोप अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमने कंडीशन पढ़ी थी जब चैप्टर पढ़ा था कि जब दो स्लोप्स इक्वल आते हैं तो लाइन्स आर पैरेलल। और जब दो स्लोप्स मल्टीपल का प्रोडक्ट, उनके मल्टीपल्स का प्रोडक्ट -1 होता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। क्लियर है। इसी तरीके से हम स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, वो भी इक्वल आएगा, और हैंस हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये दो लाइन्स पैरेलल हो गई, हैंस इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पैरेललोग्राम। और इस क्वेश्चन में इसने बोला था विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, अब स्लोप ऑफ ए डी निकालो, ऐसे ही स्लोप ऑफ बी सी निकालो। स्लोप ऑफ ए डी क्या आएगा, जब आप लगाओगे स्लोप फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो, y2 माइनस y1 इज़ 2 + 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका -3 + 2, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन 1, मतलब 3 वैल्यू आ गई इसकी। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी भी 3 ही आएगा। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो क्या वैल्यू आती है स्लोप ऑफ बी सी की,
स्लोप ऑफ BC की वैल्यू भी 3 आ रही है, सॉल्व करने पर 3 आ रही है। इसका मतलब दोनों स्लोप इक्वल हो गए, और जब दोनों स्लोप इक्वल हो गए तो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हम बोल सकते हैं कि ABCD अब क्या है, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ BC के, इस CD के, और स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD के। ओके, इतना क्लियर है। स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ CD के, स्लोप ऑफ AD इक्वल है स्लोप ऑफ BC के। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ पैरेलल टू BC, दोनों ही साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। Hence ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. क्लियर? सो ये आपका सॉल्यूशन था, इसी क्वेश्चन था बेटा। ओके, आप इसे कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बेटा इस पे हम सारे क्वेश्चंस डील करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और ना हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। और इस तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक मूव करते जाएंगे एंड फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और टॉप 50 to 100 क्वेश्चन हम डील करेंगे आउट ऑफ NCERT, फ्रॉम RD, NCERT एग्जाम्पलर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर योर प्रैक्टिस। सो ये इजी पार्ट था, इजी एक्सरसाइज थी, इसे हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इजी। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इज इजी, सो उसे हम होमवर्क में देते हैं, और यू विल ट्राई एंड यू विल डू दैट फॉर मी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ सो इजी, तो आप उसे होमवर्क में ट्राई करना, आप खुद ट्राई करोगे, खुद करोगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सो 11th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। 11th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 11th क्वेश्चन बोल रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 11th बोल रहा है कि अगर कोई स्लोप आपको गिवन है, लेट M बी द स्लोप, तो दूसरा स्लोप उसका ट्वाइस है, और आपको जो एंगल दिया हुआ है tan थीटा जो दिया हुआ है वो 1/3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन गिवन है कि आपका, अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक स्लोप M है, तो जो सेकंड स्लोप है वो उसका ट्वाइस है, तो सेकंड स्लोप क्या हो जाएगा 2M, एंड एंगल इज़ गिवन इन बिटवीन दैट इज़ 1/3। एंगल जो आपको गिवन है वो 1/3 है, एंगल इज़ गिवन टू 1/3। अब इसको कैसे डील करोगे? हम मान लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ लाइन बी M एंड सेकंड स्लोप इज़ 2M। तो हमारे पास दो स्लोप हैं, एक M हो गया, एक 2M हो गया। नाउ एंगल जो गिवन है उन दो लाइंस के बीच का वो है 1/3। सो एंगल को हम मान लेते हैं 1/3। tan थीटा क्या हो गया 1/3, तो tan थीटा गिवन है आपको 1/3। अब आप जानते हो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस और द एंगल बिटवीन टू स्लोप्स, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल्स टू tan थीटा, M इज इक्वल्स टू tan थीटा मोड में M1 माइनस M2, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड में M1 माइनस M2। एक स्लोप को M1 मान लो, एक स्लोप को M2 मान लो, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये फॉर्मूला यूज़ होगा। tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ 1/3, इसको मान लेते हैं M1 स्लोप, इसको मान लेते हैं M2 स्लोप। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू पुट आप करोगे 1/3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू M1 पुट करोगे आप M माइनस 2M। ये मोड में चलेगा, मोड में नहीं वैल्यू नेगेटिव हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हमेशा मोड पॉजिटिव वैल्यू देता है, अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसे पुट करो, अब इसे सॉल्व करेंगे 1/3, ये हो जाएगा माइनस M। नेगेटिव वैल्यू हम स्लोप में, नेगेटिव वैल्यू हम मोड में लेते नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मोड ओपन करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर
ये हो जाएगा 2m²। यहाँ पे अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दो केस बनेंगे, एक तरफ नेगेटिव केस होगा, एक तरफ पॉजिटिव केस होगा। दोनों केस को डिस्कस करेंगे। दोनों केस को डिस्कस करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे एम की, और एम की जितनी वैल्यूज़ होंगी, 4 वैल्यूज़ आएंगी, उन्हीं को हम स्लोप बोलेंगे। ओके, इसके दो केस बनेंगे क्योंकि मॉड में वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो दो केस करके डिस्कस करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू लेके, एक पॉजिटिव वैल्यू लेके। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोड के अंदर कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी डालोगे आप मोड के अंदर तो ओपन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। सो आप जब इसमें पुट करोगे, इसके दो केस बनाओगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं इसका और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करोगे, जब मोड हटाओगे तो पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस माइनस लगा देते हैं। मोड हटता है तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। नाउ केस फर्स्ट हम लेंगे, एक बार हम पॉजिटिव केस लेंगे, एक बार नेगेटिव केस लेंगे, मतलब इस वैल्यू को एक बार नेगेटिव लेंगे और एक बार पॉजिटिव लेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने वैल्यू पॉजिटिव ली, और यहाँ से हम इसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 2m² इज इक्वल्स टू 3m। 3m को इधर लाओगे तो 1 + 2m² माइनस 3m हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसके जब फैक्टर्स करोगे तो वैल्यू +2 आनी चाहिए और माइनस का 3 आना चाहिए, तो 2 1 या 2 का फैक्टर हो रहा है। सो 2m² माइनस 2m और माइनस m बनेगा। यहाँ सेकंड केस लेंगे हम, जिसमें वैल्यू नेगेटिव लेंगे, इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे भी आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। इसे फैक्टराइज करते हैं, तो 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से जब आप इसे फैक्टराइज करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके, तो जो आपकी वैल्यू रहेगी वो आएगी 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोड के दो केस थे, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। अब चलो इसे हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब करोगे कैसे, 2m², ठीक है, इतना क्लियर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, एक वहाँ से बन रही है, 4 वैल्यूज आएंगी स्लोप की m की। अब यहाँ से निकालते हैं इसे, 2m², यह आ जाएगा 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप इसे कॉमन लोगे, दोनों पार्ट से कॉमन लोगे, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, 2m। यहाँ से जब आप 2m कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, दो पेयर बन गए। 2m कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा m-1। यहाँ से प्लस -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m-1, ब्रैकेट में m-1। दोनों पेयर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका वैल्यू ठीक है। यहाँ से दोनों को अलग अलग कंपेयर करो, 2m-1 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया m-1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर करो और यहाँ से अलग अलग कंसीडर करके m की वैल्यू निकालो, मतलब स्लोप की वैल्यू निकालो। यहाँ से m की वैल्यू हाफ आएगी, यहाँ से m की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी +1। इसी तरीके से जब केस सेकंड डिस्कस करोगे आप, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसी वे में दो वैल्यूज़ आ गई आपके स्लोप की। इसी वे में जब आप नेगेटिव केस डिस्कस करोगे तो यहाँ भी आप फैक्टराइजेशन का यूज़ करके दो आप स्लोप और m की वैल्यू निकालोगे जो नेगेटिव आएंगी। तो m की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 4, और करके आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड है, सो फैक्टराइजेशन का गाइस यूज़ इसी करना वे है। में जैसे आपने बहुत केस ईजी है, फर्स्ट कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से इसी सॉल्व वे में करना है हम और सेकंड केस यूज़ भी कर करना है, सकते हैं। क्योंकि और इसमें भी एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस बनेगी, को सॉल्व बस करना कोई ज़्यादा m की टफ तो वैल्यू है नहीं, नेगेटिव बहुत ईजी है। आएगी। इस केस में सेकंड m केस की होगा वैल्यू कैसे, नेगेटिव आएगी इसी क्योंकि तरीके से हमने आप नेगेटिव सेकंड वैल्यू केस वैल्यूज को कंसिडर सॉल्व की करोगे। हैं। सो इसे क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो सेम वे जाएगा वन ये हो प्लस जाएगा 1 + टू एम 2m² स्क्वायर इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू -3m। 3m माइनस का आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी और ये आपकी हो 2m जाएगा स्क्वायर आपका 1 प्लस + 2m² प्लस 3m 3m इज इक्वल्स टू 0, और टू यहाँ एम स्क्वायर प्लस फैक्टराइजेशन थ्री यूज़ एम करोगे प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू ऐसे कैंसिलेशन फैक्टराइज आ करोगे जाएगी। आप, ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दोनों एक वैल्यू नेगेटिव थी, एक वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव थी, यहाँ फैक्टराइजेशन पे करोगे दोनों वैल्यू और पॉजिटिव कॉमन है। पार्ट अब लोगे। जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो यहाँ कैसे प्लस करोगे, का 3m है तो 2 1 या 2 आपका यहाँ 3 भी दोनों आना प्लस चाहिए, वैल्यूज 1 हैं, भी आना चाहिए, तो आप यहाँ पॉजिटिव दोनों ही वैल्यूज लोगे। वैल्यू पॉजिटिव कैसी लोगे, वैल्यूज तो लोगे, 2m² टू एम स्क्वायर प्लस प्लस 2m टू एम प्लस m प्लस प्लस एम 1 इज इक्वल टू 0। प्लस वन इज इक्वल टू 0। और यहाँ यहाँ से से अब आप 2m कॉमन लोगे, कॉमन कॉमन आएगा, लोगे, ये 2m हो कॉमन जाएगा आ m जाएगा प्लस वन। m+1, +1 यहाँ कॉमन से लोगे प्लस 1 वन + 1, कॉमन 2 लोगे, ये भी हो वापस आ जाएगा जाएगा। m प्लस वन। टू एक एम फैक्टर प्लस हो गया वन आपका हो गया, m+1, एक फैक्टर हो गया m+1 एक फैक्टर हो गया आपका m प्लस इज वन। इक्वल्स टू 0।
यहाँ से यहाँ कंपेयर से करोगे वैल्यूज जीरो कंपेयर पे करोगे, इक्वल, अलग अलग वैल्यूज एम की निकालोगे, वैल्यू एम की माइनस वैल्यू हाफ आ गई आएगी -1/2 और और ए यहाँ की से वैल्यू एम आ की गई वैल्यू -1। -1 आएगी। सो ये चार तो वैल्यूज स्लोप की पॉसिबल वैल्यू हो सकती हाफ है भी हो स्लोप सकती की। है, माइनस हाफ भी हो तो ये सकती हो है, गया 1 भी आपका हो क्वेश्चन सकती है, नंबर माइनस में ये सारी वैल्यू स्लोप की वैल्यू कंसीडर 11 कर का सकते हैं, हो सॉल्यूशन। सकती ये है। भी इजी था, ये था आपका चैप्टर क्वेश्चन भी नंबर था, 11 का इजी सॉल्यूशन। था, ठीक है, सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से क्लियर है। हम क्वेश्चन नंबर 12 और डिस्कस इस करते तरीके हैं। से आपको ये क्वेश्चन पॉज द सॉल्व वीडियो, करना नोट है। इट डाउन। ओके, वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आपको गिवन है जो कि कोलिनियर है, और कोलिनियर होंगे तो आप जानते हो स्लोप इक्वल होगा। इजी है, आप जानते हो स्लोप इक्वल होगा, और स्लोप इक्वल होगा तो आप तीनों पॉइंट्स का स्लोप इक्वल रख सकते हो। तीनों पॉइंट्स का स्लोप इक्वल रख सकते हो। एम ए बी, एम बी सी, एम ए सी इक्वल होंगे, और स्लोप्स को इक्वल करके आपको केस बनाने हैं, और केस बना बना के सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ तक जब आप सॉल्व करते हुए जाओगे, y2 - y1/x2 - x1 का फॉर्मूला लगाओगे तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा, और स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला लगाओगे तो स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये -ab = k - b, और ब्रैकेट में बचेगा a - h। अब इसका आगे सॉल्यूशन करोगे आप। 3 पॉइंट्स उसने बोला हुआ है कोलिनियर है, तो अपने स्लोप से इक्वल कर लिए, और आपको प्रूव करना है a/h + b/k = 1, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, ऑन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आपस में इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k माइनस का KH माइनस का KB और प्लस का BH, ये सॉल्व होके बनेगा। अब यहाँ से आप कुछ वैल्यूज़ कट कर दोगे, जैसे माइनस माइनस का AB, -AB क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। और एक नेगेटिव वैल्यू को आप एक पॉजिटिव वैल्यू बना दोगे, KH को आप इधर लाओगे, KH को आप इधर लाओगे तो KH हो जाएगा पॉजिटिव, ये कट गया। सो एक बचेगा AK माइनस, ये बचेगा AK + BH = KH। क्या बचेगा, ये बचेगा AK, ये बचेगा AK + BH = KH। अब आपको क्या करना है, KH से आप दोनों LHS को RHS को डिवाइड कर दोगे, ऑन डिवाइडिंग KH बाय बोथ साइड्स। तो ऑन डिवाइडिंग KH, आप KH से डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, KH से डिवाइड करते ही ये KH क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप KH से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 = AK/KH + BH/KH। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका प्रूफ जो आपने मांगा है प्रूफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ निकल के आ जाएगा। और प्रूफ क्या था, A/H + B/K = 1, हैंस प्रूव हो गया, A/H + B/K = 1। यही आपको प्रूव करना था, इजीली प्रूव हो गया एंड सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना था, क्लियर है, इजी था, कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके बेटा। सो बेटा ये लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इजी है, तो इसे आप होमवर्क में ले लो, आप इसे खुद ट्राई करना है। इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन दी हुई है, उसका स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और स्लोप कैलकुलेट करना है। ईयर 2010 में पूछ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वाई आप लेट करोगे, वाई स्लोप इक्वल होगा, दोनों पॉइंट्स का स्लोप कंसिडर करोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ योर होमवर्क। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट देके। एक लाइन दी हुई है, उस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट्स गिवन है। एक एक्स एक्सिस का स्लो ग्राफ है, एक वाई एक्सिस का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे आपको दी हुई है ईयर्स, और वाई एक्सिस पे आपको दिए हुए हैं पॉपुलेशन इन करोर्स। सो आपको स्लोप निकालना है बस, और स्लोप निकाल के दोनों पॉइंट्स को इक्वल करके वाई की वैल्यू निकालनी है। और आपसे 2010 में पॉपुलेशन पूछी है, तो आप इजीली निकाल सकते हो स्लोप का यूज़ करके। सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। मैं हिंट दे दिया आपको, सॉल्यूशन आप खुद करोगे। और आपका ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा एंड एडवांस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे। 50 to 100 क्वेश्चंस हम लगाएंगे। ओके, एंड बेटा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ द वॉइस, थोड़ा सा वॉइस इशू इसमें रहा, माइक का प्रॉब्लम था, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा, शॉर्टली सॉर्ट आउट हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट से अच्छा वीडियो, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटेंट, अच्छे वॉइस में आएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब and like my video and support me. Thank you for watching. Goodbye.